जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ साहब, आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर 94। आज के लेक्चर में जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है, स्टेक होल्डर्स एंड सस्टेनेबिलिटी, इसको हम मज़ीद आगे लेके चलेंगे। इसमें दो थेरीज़ हैं। कल हमने पावर इंटरेस्ट थेरी स्टडी की, आज हम स्टेक होल्डर रिडार थेरी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था पावर इंटरेस्ट थेरी में, कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसा ही है, वो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने क्लासिफाई करना सीखा था 4 ग्रुप्स में। ठीक है, और क्लासिफिकेशन किस बेस पे थी? क्लासिफिकेशन इस बेस पे थी कि कौन सा स्टेक होल्डर कितना पावरफुल है और उसका कंपनी में कितना इंटरेस्ट है। उस लिहाज से हमने डिसाइड किया था हमने उसके साथ क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। ठीक है, जिनका पावर हाई हो, इंटरेस्ट हाई हो, पावर भी हाई इंटरेस्ट भी हाई, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी थी? हमने क्या करना है? उनको क्लोजली मैनेज करना है। क्लोजली मैनेज का मतलब वो हमारे सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं। और जिनका पावर भी लो थे और इंटरेस्ट भी लो, उनके लिए स्ट्रेटजी क्या थी हमारी? मॉनिटर से सिर्फ उनको नजर रखनी है उनके ऊपर कि कहीं वो कोई हमारे बारे में नेगेटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं उनके पास पहुंच रही। और अगर पावर हाई है इंटरेस्ट लो है, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी थी? उनको हमने सेटिस्फाइड, कीप सेटिस्फाइड या कीप इन्फॉर्म्ड? कीप सेटिस्फाइड। और अगर पावर लो हो लेकिन इंटरेस्ट हाई हो तो क्या करना उनको? कीप इन्फॉर्म्ड। शाबाश। तो क्या आपको टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर समझ आ गए और हर टाइप ऑफ स्टेक होल्डर के लिए क्या स्ट्रेटजी है? क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो भी मेन कंसेप्ट सेम ही है। क्या? कि हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन लोग हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। स्टेप नंबर 1 हमने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं, हमारे स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं। और स्टेप नंबर 2 हमने उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। और क्लासिफिकेशन किस लिए करनी है? ताकि हम बताएं हमने उनके साथ किस इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी के मुताबिक चलना है। ठीक है, लेकिन जो आज हम क्लासिफिकेशन स्टडी करने जा रहे हैं ये हमारे कल वाले क्लासिफिकेशन से डिफरेंट है। प्रीवियस लेक्चर, जो कल वाले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, वो क्या थी? पावर ऑफ इंटरेस्ट की बेस पे, पावर और इंटरेस्ट की बेस पे क्लासिफिकेशन थी। जो आज क्लासिफिकेशन है वो पावर या इंटरेस्ट की बेस पे नहीं है, बल्कि वो इस बेस पे है कि कौन कौन से स्टेक होल्डर को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। यानी अगर कंपैरिजन करें तो जो पावर इंटरेस्ट थ्योरी है वो फोकस करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे किन लोगों का कंट्रोल है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे किन लोगों का कंट्रोल है और हमने उनको किस तरीके से मैनेज करना है, ट्रीट करना। जबकि जो रिडार थ्योरी है वो कहती है क्लासिफिकेशन करो इस बेस के ऊपर कि किन लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए या किन लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। पावर इंटरेस्ट क्या है? किन लोगों का कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पे है, उनको हमने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए कैसे एंगेज करना है, किन लोगों का कंट्रोल है, ये कौन सी थ्योरी बताएगी? पावर इंटरेस्ट। और जो रिडार थ्योरी है ये क्या बताती है? किन लोगों को एंगेज होना चाहिए, कौन है, किसको होना चाहिए। फर्क क्या हुआ? फर्क दोनों थ्योरीज में? कौन कौन हमारे डिसीजन मेकिंग में पावर रखता है, ये पावर थ्योरी है। और किसको एंगेज करना चाहिए हमें बिजनेस सक्सेस के लिए, ये रिडार थ्योरी है। थोड़ा सा फर्क समझ आ रहा है आपको? हाँ, चलिए। अच्छा, क्लासिफिकेशन इसकी भी वैसे ही होगी। स्टेक होल्डर पहचानो कितने हैं। जैसे अगर फर्ज कीजिए हमें वो कोई केस स्टडी दे देता है तो हमने क्या करना होगा? हम उसमें से डिफरेंट स्टेक होल्डर पहचानेंगे कौन कौन से हैं। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? स्टेक होल्डर पहचाना। फर्ज करे कोई केस स्टडी दे देता है जिसकी हम कल प्रैक्टिस करेंगे आने वाले कल में, लेकिन कल तो संडे है, कोई बात नहीं, आखिरी संडे, हाँ पहला और आखिरी संडे जिसमें हमारी क्लास ऑन होगी। कब होगी? 10 बजे, 10 से लेके लगभग 1 बजे, ताकि तसल्ली से नाश्ता वाश्ता करके आए आप। ठीक है, इसलिए 10 बजे रखा है। मनोरंजन होगा, हाँ मनोरंजन बोला था, नाश्ते का थोड़ी बोला था। तो देखें, दो क्या करना है। स्टेप नंबर 1, अगर इस तरह केस स्टडी आई है, दोनों में से कोई भी थ्योरी की केस स्टडी आई, चाहे पावर इंटरेस्ट की केस स्टडी आई चाहे स्टेक होल्डर रिडार की थ्योरी, स्टेप नंबर 1 आपको किस काबिल होना है? नंबर 1
उसमें से स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर सके। देखिए ये चैप्टर स्टार्ट में उसने आपको इंट्रोडक्शन वगैरह के बाद स्टेक होल्डर का कंसेप्ट सिखाया ना कि स्टेक होल्डर कौन होता है, सिर्फ कंसेप्ट डेफिनेशन सिखाई कि उसने आपको बताया भी भाई स्टेक होल्डर गवर्नमेंट भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकती है, मीडिया भी हो सकता है, कम्युनिटी भी हो सकती है, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। भाई ये डिफरेंट बताया ना उसने स्टेक होल्डर। तो क्या अगर केस स्टडी में उसने कोई 6-7 स्टेक होल्डर उसमें इंक्लूड किए हुए, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे स्टेक होल्डर कौन कौन सा है? ये गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई रेगुलेटर भी इन्वॉल्व है, आइडेंटिफाई कर लेंगे, एम्प्लॉयज का भी जिक्र हो रहा है, आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो किसी केस स्टडी के अंदर कोई मसला है, कौन कौन से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, आइडेंटिफाई। स्टेप नंबर 1 क्या होगा अगर केस स्टडी पूछेगा? स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करो। गैस करें, अब इतनी केस स्टडीज आपने मैनेजमेंट की है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, बताइए स्टेप नंबर 2 क्या होगा? हाँ जी, उनका मैट्रिक्स, उनकी क्लासिफिकेशन बता दो, क्लासिफिकेशन क्या है। ये दोनों तरह की केस स्टडी का असूल बता रहा हूं आपको। और फिर तीसरे सेशन में क्या कहेगा आपसे? स्ट्रेटजी बताओ, किस टाइप ऑफ ग्रुप को किस तरीके से डील करना है। जैसे वो बीसीजी मैट्रिक्स नहीं होता था, आइडेंटिफाई करो, क्लासिफाई करो, स्ट्रेटजी बताओ, उसी तरीके से केस स्टडी होगी। आइडेंटिफाई, लेकिन इसमें प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं करना, प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई नहीं करना, प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी नहीं बतानी। किसकी स्ट्रेटजी है? स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करो, स्टेक होल्डर को क्लासिफाई करो, स्टेक होल्डर की स्ट्रेटजी बताओ। ठीक है, तो अब इसमें हमारे 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कौन सी है? पावर इंटरेस्ट थ्योरी। दूसरी कौन सी है? स्टेक होल्डर रेडार। स्टेक होल्डर तो आपको पता है लगभग वही होंगे, स्टेक होल्डर तो वही होंगे ना, एनालिसिस आप जिस मर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, क्लासिफिकेशन डिफरेंट होगी। तो अब स्टेक होल्डर रेडार में क्लासिफिकेशन से पहले उसने तरतीब थोड़ी सी चेंज की। पहले उसने क्लासिफिकेशन स्ट्रेटजी बताई है, बाद में उसने स्टेक होल्डर बताया। हम तरतीब थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं। हम पहले सीखेंगे स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं, और फिर क्या सीखेंगे? उनकी क्लासिफिकेशन और क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे बेसिक डिफरेंस बताइए, जो पावर इंटरेस्ट थ्योरी है, स्टेक होल्डर रेडार है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? पावर इंटरेस्ट थ्योरी स्टेक होल्डर की क्लासिफिकेशन किस बेस पे करती है कि कौन कौन, हाँ जी, कि कौन से ऐसे स्टेक होल्डर हैं जो कि हाई पावर्ड हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिनके पास पावर है, जो ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे हैं, जो ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। और स्टेक होल्डर रेडार क्या है? कौन से होने चाहिए। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है, ये कोई हाईली टेक्निकल डिफरेंस नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, बाकी तरीकाकार जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी का तरीकाकार होगा वो सेम होगा। 3 स्टेप्स, कौन कौन से 3 स्टेप्स? आइडेंटिफाई करना है केस स्टडी में स्टेक होल्डर को, उसको क्लासिफाई करना है, और क्या करना है? स्ट्रेटजी बतानी है। ठीक है जी। एंड में मुझे बताइएगा आई बुक से एक लाइन है, वो लाइन आपको बतानी है, वरना आपने कोई 10 को दफा सवाल पूछना है। तो मैं आपके पूछने से पहले एंड में मुझे अगर मैं भूल जाऊं मुझे याद कराइएगा सर, वाई कैप की बुक से वो केस स्टडी की लाइन जो केस स्टडी में हेल्प करेगी वो जरा पढ़ा दे हमें। ठीक है जी। चलिए, स्टेक होल्डर पढ़ेंगे बाद में, पहले स्टेक होल्डर की टाइप्स तो पढ़ लें। स्टेक होल्डर की ये बिल्कुल वही समझे स्टेक होल्डर की टाइप्स है जो हमने कल भी पढ़ी थी। ये कल उसने हमें हल्का हल्का बता दिया था कि भैया ये स्टेक होल्डर, ये स्टेक होल्डर ये करते हैं। आज थोड़ा उसने हमें डिटेल में बताया। देखिए ये बस ब्रीफली बताया ना, है वही। आप समझ गए कि स्टेक होल्डर नए आएंगे? नहीं 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 नहीं, थियरी चेंज हो सकती है, स्टेक होल्डर थोड़ी चेंज हो सकते हैं। स्टेक होल्डर थोड़ा सा उसने क्या किया, अब इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें 2 चीजें आपने देखनी है। नंबर 1 स्टेक होल्डर कौन है, नंबर 2 हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इंटरेस्टेड है, बस बाकी सारी कहानी है। मेन कंसेप्ट क्या है, स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन सस्टेनेबिलिटी में सिर्फ 2 चीजें बतानी है आपने। स्टेक होल्डर कौन है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये क्यों इंटरेस्टेड है, वाई, किसका लेना देना क्या है हमारे साथ। मैं चले, आपने पढ़ना नहीं अभी, मैं आपको स्टेक होल्डर बताऊंगा, आपने गैस करना है कि ये क्यों हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड होता है। डन। और कोशिश करनी है एक्सप्लेनेशन सस्टेनेबिलिटी के कंटेक्स्ट में बताए, जनरल कंटेक्स्ट में नहीं। क्या करें, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के कंटेक्स्ट में, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में बताएं। ओके। और फिर आपने मुझे बताना है कि क्या इसमें कोई ऐसा स्टेक होल्डर है जो शायद मिसिंग हो, मे बी हो सकता है ना भी हो।
सबसे पहला इन्वेस्टर, क्या इन्वेस्टर स्टेक होल्डर है? ये क्यों इंटरेस्टेड होता है? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में क्यों इंटरेस्टेड है? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को इंश्योर, हाँ ये देखिए इंश्योर करेगा इसका, भाई लॉन्ग टर्म सक्सेस के इंश्योर करने के लिए इंटरेस्टेड है। ये देखना चाहता है कि सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं कि नहीं, बिजनेस सस्टेनेबल है कि नहीं, और मेरी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं तो कहेगा गुड गुड गुड, ठीक ठीक है। अच्छा, इसको कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टर को कि कंपनी सस्टेनेबल है कि नहीं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को फॉलो कर रही है नहीं कर रही, कैसे पता चलेगा? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में। अब ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कहाँ सीखेंगे आप? ये अकाउंटिंग में सीखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है ना। और इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना कहाँ सीखेंगे? ऑडिट में सीखेंगे। सब लिंक बन रहा है, सब जगह टॉपिक एक ही है। एक जगह पे वो आपको डिफरेंट स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, दूसरी जगह पे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी जिम्मेदारी है उस इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना। यूज कौन करेगा? ये यूज कौन, प्रिपेयर कौन करेगा? अकाउंटेंट, अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। वेरीफाई कौन करेगा? ऑडिटर, ऑडिट में पढ़ेंगे। यूज कौन करेंगे? ये लोग करेंगे भाई। ठीक है, वो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो पढ़ के देख लेगा कि कंपनी सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसका मतलब अच्छी है, कंपनी चलेगी। डन। इन्वेस्टर स्टेक होल्डर है, एग्री करते हैं, किस लिए इंटरेस्टेड होता है ये भी समझ आ गया। आगे चलते हैं। एम्प्लॉयज एंड मैनेजर, ये किस लिए इंटरेस्टेड होते हैं? गुड, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि वो अपनी जॉब सिक्योरिटी की वजह से, कि बिजनेस अगर सस्टेनेबल है उनकी जॉब भी सिक्योर है, और प्लस वो ये भी चाहते हैं कि जिस जगह पे वो जॉब कर रहे हो वहां पे कल्चर, वहां पे एनवायरनमेंट अच्छा हो, एथिकल हो, फेयर हो, गुड गवर्नेंस हो। यानी माहौल भी अच्छा हो, काम करने का माहौल भी अच्छा हो, गुड गवर्नेंस हो, गवर्नेंस इंश्योर किया जाए, एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करें, और प्लस जॉब सिक्योरिटी भी हो। इसीलिए एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड होते हैं, मैनेजर इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को कंप्लाई कर रही हो। ठीक है, दे एक्सपेक्ट सेफ, इंक्लूसिव एंड फेयर वर्क प्लेस, जिसमें वो अनएथिक, क्योंकि देखें अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या हाल है, एक ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री के अंदर चाइल्ड लेबर में इंगेज है, अंडर पेड रखे हुए हैं एम्प्लॉइज, तो हमारे हेड ऑफिस में जो एम्प्लॉइज होंगे वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे? नहीं, वो जो एक जगह पे कंपनी गलत प्रैक्टिस कर सकते हैं दूसरी जगह भी कर सकते हैं, उनको खुद भी फिर डर होगा, कल को ये दूसरे बंदे, एक बंदे के साथ गलत प्रैक्टिस हुई है, कल को मेरे साथ भी हो सकती है। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि ये खास तौर पे वो सीखना भी चाहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी को कैसे मैनेज करना चाहिए, ग्रीन प्रैक्टिस, वो अपनी ट्रेनिंग भी चाहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग हो, हमारे स्किल सेट में इजाफा हो। ठीक है, कल कला को किसी दूसरी कंपनी में ऐसी जो ग्रीन पॉलिसीज को सपोर्ट करती है, हमें वहां पे भी काम करने में आसानी हो। यह है एम्प्लॉइज और मैनेजर्स का इंटरेस्ट। तो अभी तक कितने स्टेक होल्डर हो गए? दो। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का फोकस होता है अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी, और एम्प्लॉइज और मैनेजर का फोकस क्या होता है? गुड वर्क प्रैक्टिसेस, और फिर कुछ थोड़ा लर्निंग होती रहे उनकी कि ग्रीन पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उनके स्किल सेट में इजाफा होगा ना इससे, ग्रीन प्रैक्टिसेस से। दो स्टेक होल्डर हो गए, कौन कौन से हो गए? इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉय। आगे चलते हैं, कस्टमर। तो बाय करना तो क्या बाय करें? आज का कस्टमर सिर्फ ये नहीं चाह रहा कि मुझे प्रोडक्ट मिले, वो कहता है ये प्रोडक्ट जिस प्रोसेस से बनी है मुझे वो प्रोसेस भी फेयर चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज्यादा बिलीव करता है। वो कहता है मुझे बताओ ये प्रोडक्ट कैसे बनी, क्या इस प्रोडक्ट के बनने में कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं थी, इस प्रोडक्ट के बनने में एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा। ठीक है, ये ठीक है। छोटी सी बात, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, वहां पे कोई वेटर जो है वो आया खाना सर्व करने के लिए, और आपको सिर्फ इतना पता चला कि इस भाई ने कल रात से खाना नहीं खाया, इससे आपके प्रोडक्ट तो वही रहेगी ना, इस इंफॉर्मेशन से पहले भी बाद में भी,
लेकिन थोड़ा सा आपका दिल खराब होगा, यार मैं तो खाना खा रहा हूँ, पेट भर के खा रहा हूँ, और ये इसने कल रात से खाना नहीं खाया। एक डिस्कम्फर्ट फील होती है, कुछ लोगों में कम होगी, कुछ लोगों में ज्यादा होगी, लेकिन नेगेटिव एक फीलिंग आती है। यही फीलिंग है जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अगर उन्हें पता चले कि कंपनी जिसके वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो उसके साथ डील नहीं करते। और खासतौर पे जो फॉरेनर्स होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्री, वो खास तौर पे इस चीज का ध्यान रखनी है कि उनके सप्लायर्स वही हो जो उनको चीजें सप्लाई कर रहे हैं, जो कि एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हो। तो इसलिए कस्टमर क्या चाहते हैं, कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं चाहते। कौन सी प्रोडक्ट्स चाहते हैं? एथिकल और इको फ्रेंडली। ठीक है, और वो चाहते हैं कि उनको आप बताएं, फेयर तरीके से बताएं कि जो प्रोडक्ट्स है इसका प्रोसेस इसमें कोई किसी किस्म की अनएथिकल चीजें नहीं इंगेज हुई, सस्टेनेबिलिटी कम्प्लेन, मटेरियल सेफ है। ठीक है, उसमें कोई किसी इंसान, किसी जानवर, दरख्त, इन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ये कस्टमर चाहता है। हाँ जी, एनवायरमेंट फ्रेंडली, सस्टेनेबिलिटी, ये है कस्टमर। देखिए, नॉर्मल कंपनी में भी यही स्टेक होल्डर्स होते हैं, किसी भी कंपनी के, लेकिन हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन जो है उसको सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के साथ लिंक करके दे। ये एक्सप्लेनेशन समझ गए? स्टेक होल्डर नॉर्मल, ये सारे स्टेक होल्डर आपने से पहले पढ़े हुए हैं, कोई नई चीज नहीं है। जो चीज नहीं है आपके लिए वो क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से हम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट्स एंड रेगुलेटर्स। गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर भी है। गवर्नमेंट रेगुलेटर क्यों इंटरेस्टेड है भाई? टैक्स के क्या इसमें एक्सप्लेनेशन में ये लिखूं ना टैक्स लेना होता है? नहीं, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर ही नहीं रहे, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ से हम किस लिए कर रहे हैं? इन्वायरमेंटल लॉ की कंप्लायंस पूरी हो रही है, नहीं गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, दे एक्सपेक्ट कंप्लायंस विद लॉज एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रही है कि नहीं? उन्हें सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। हो सकता है बाज़ औक़ात गवर्नमेंट को अगर शक हो ना तो अपनी टीम भिजवा देती है, भाई इनका एनवायरमेंटल ऑडिट करो। ठीक है, और ये गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग से पता चलेगा, जो आपको पता है किसने तैयार करनी है? अकाउंटेंट ने। चलिए, गवर्नमेंट और रेगुलेशन तो समझ आती है कि गवर्नमेंट है, इसके ऊपर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, जैसे यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस वजह से एनवायरमेंटल लॉज इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और वो कंपनीज की मॉनिटरिंग करने की पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। भाई गवर्नमेंट समझ आती है स्टेक होल्डर है। ये एनजीओ क्यों स्टेक होल्डर? एनजीओ को क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मुझे ये बताइए, वैसे तो एनजीओ बदनाम ही है हमारी सोसाइटी में, चाहिए वो कोई मशकूक काम करती भी है, लेकिन ज़्यादातर जो एनजीओ होती हैं या इंटरनेशनली या जो अच्छा काम करने वाली एनजीओ हैं, वो क्या करते हैं? वो जो सोसाइटी के ऐसे वीक पीपल होते हैं जो कि अपने हक में आवाज़ उठा नहीं सकते, बाज़ औक़ात तो उनको ये भी पता नहीं हो रहा कि उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो अनफेयर है, वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फेवर करते हैं, यानी कमज़ोर लोगों के साथ खड़े होते हैं। हाँ सर, तो ये जो एनजीओज हैं, लेकिन देखें कुछ मशकूक भी होते हैं, मैं पहले बता दूं, सारी एनजीओ जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं होती, कुछ मशकूक भी होते हैं, कुछ अच्छी भी होती है। जो अच्छी एनजीओज है हम उनकी बात कर रहे हैं, वो क्यों हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड होंगे सस्टेनेबिलिटी के हवाले से? ये इंश्योर करने के लिए क्या हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारी प्रैक्टिसेस की वजह से कम्युनिटी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा? ठीक है, वो बाज़ औक़ात फिर कम्युनिटी के साथ मिलकर आपका एहतजाज वगैरह भी करते हैं, रिकॉर्ड करवाते हैं एहतजाज। मीडिया को चाहिए खबर, मीडिया ये चाहता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा ये हुआ कि मीडिया ये चाहता है कि आप उनको बताएं कि आपने क्या क्या कंप्लायंस की है। हालांकि असल में मीडिया क्या चाह रहा होगा, क्या क्या नॉन कंप्लायंस की है, ये बताओ। हाँ जी, हाँ, बुरा देखो बुरा दिखाओ। अच्छा अच्छा मीडिया ग्रुप है कोई आपका? चले, मीडिया एक्सपेक्ट क्लियर एंड ट्रूथफुल कम्युनिकेशन, दे शेयर क्रेडिबिलिटी। वो कहते हैं वो आपकी सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन आपसे लेके तो फिर लोगों तक पहुंचाएंगे,
वो इसलिए इंटरेस्टेड हैं कि आपकी सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन को पिक करें और फिर इसको लोगों तक पहुंचाएं। लोकल कम्युनिटीज, दे एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फॉर लोकल कम्युनिटी। क्यों? इर्द गिर्द लोग रहने वाले, भाई उनको एक जॉब्स का भी होता है, लेकिन ज्यादा वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से इफेक्ट होते हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस इलाके में हम रह रहे हैं वहां पे जो कंपनी, अव्वल तो कोई काम कंपनी एक्टिविटीज हो ही ना, और उम्मीद तौर पे ऐसे ही होता है कि जो कॉर्पोरेट का वर्ल्ड होती कंपनीज होती हैं वो रेजिडेंशियल एरियाज में इजाजत नहीं होती, वो रेजिडेंशियल एरिया से दूर कंपनीज होती हैं वो काम कर रही होती हैं। तो वो किस लिए? ताकि एनवायरनमेंट उन्हें नीट एंड क्लीन मिले। लोकल कम्युनिटी किस लिए इंटरेस्टेड है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में? हाँ जी भाई, ये सर्दियों में स्मोक, क्या ये हमारा प्रॉब्लम है कि नहीं है? इस दफा से कंपैरेटिवली कम थी स्मोक, है ना? कम कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, ठीक ठाक थी। पिछले 2-3 सालों में सिचुएशन बड़ी खराब थी। हाँ जी, तो जो स्मोक है ये क्या हम उससे इफेक्ट होते हैं? अच्छा देखें, वो धुआं किसी फैक्ट्री से निकल रहा है, वो ईंटें हो सकता है किसी दूसरे शहर में बन रही हो, लेकिन हवा का रुख इस तरफ आए तो आपको पता है दूर दूर के इलाकों तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स फैलते हैं, कम्युनिटी इफेक्ट होती है। तो कम्युनिटी भी इंटरेस्टेड है कि कंपनी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करे ताकि उनका एनवायरनमेंट जो है नीट एंड क्लीन हो, बीमारियां ना हो। ठीक है, दे वैल्यू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये हमारे स्टेक होल्डर हैं। जरा एक दफा क्विकली सिर्फ हेडिंग पढ़ के मुझे बताइए क्या एग्री करते हैं ये सारे स्टेक होल्डर हमारी कंपनी के साथ इंगेज हैं? एक छोटी सी एक्टिविटी करें फिर। जरा ये वाले स्टेक होल्डर जो उसने लिस्ट बताई है और ये जो हमने कल लिस्ट स्टार्ट में पढ़ी थी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में, टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर, लिंक करके मुझे बताइए कि क्या फर्क है, वो कौन सा कितने स्टेक होल्डर कॉमन है और कितने स्टेक होल्डर डिफरेंट है। जरा कंपेयर कीजिए, कहीं ऐसा ना, अगर तो तकरीबन सब्सटेंशियली सेम है तो फिर तो हमारी जान बच जाएगी। कैसे? हम एक जो बड़े वाला कंसेप्ट है वो याद कर लेंगे, छोटे वाले को याद करने की जरूरत ही नहीं है। सब्सटेंशियली सेम है, जरा मैच करके टिक करके देखें। सप्लायर नहीं है, नीचे सप्लायर नहीं है ना, करें इसमें नहीं है सप्लायर, चले सप्लायर को भी ऐड कर दें। हाँ, इसी में ऐड करें। और ये कौन सा कोई लॉ है और ये कौन सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कोई? अभी तो जब मैंने आपको आईक्या वाली लाइन पढ़ानी है आपने कहना वाह वाह ये तो हमारी केस स्टडी आसान हो गई। सप्लायर ऐड कर दें। सप्लायर क्यों इंटरेस्टेड है? क्यों, उसका क्या मसला है? नहीं कर रही तो उसको क्या मसला है? हर रेपुटेशन का मसला है। सप्लाई कौन कर रहा है? ठीक है, जो दहशतगर्द गोली चला रहा है वो तो बदनाम है ही है जी। हाँ, जिसने उसको गन सप्लाई की है क्या वो नहीं खबरों में आएगा? वो भी बराबर का हिस्सेदार है, इसलिए सप्लायर इंटरेस्टेड है। चलिए, अब हमने ये फैसला किया है कि ये जो ऊपर वाला स्टेक होल्डर की टाइप्स है इसको नहीं हमने कवर करना। इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कंसेप्ट सिर्फ बिल्ड कर लें, क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा इंटरनल कौन सा है, एक्सटर्नल कौन सा है। शेयर होल्डर है, एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये इंटरनल है, बाकी सारे कौन से हैं? मीडिया वाले एक्सटर्नल है, कम्युनिटी एक्सटर्नल है, वगैरह वगैरह। सप्लायर और कस्टमर कौन है? ठीक है, तो बहरहाल अगर क्लासिफिकेशन करना चाहे तो ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आपने जो स्टेक होल्डर पढ़ लिए अभी डिटेल में, उन्हीं के बारे में अगर पूछे भी ना इंटरनल एक्सटर्नल, उन्हीं के बारे में सोच लीजिएगा ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। अलग से कंसेप्ट याद करने से बच जाएंगे, बाकी आगे आपकी मर्जी। तो स्टेक होल्डर की टाइप्स हमने पढ़ ली, एग्रीड। अब आते हैं थ्योरी की तरफ वापस। कह रहे हमने अब स्टेक होल्डर रेडार है, ये स्टेक होल्डर रेडार है, समझ लीजिए ये इसका सेंटर है। अगर आप इसमें देखें तो आपको 4 सर्कल नजर आएंगे, 1 2 3 4। सबसे पहला जो कोर है, जो सेंटर है, उस कैटेगरी, ये समझ, ये अलग ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर है
ये अलग ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर है, ये अलग ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर है, और ये हर सर्कल एक ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले कौन सा? वाइटल टू एंगेज, फिर नेसेसरी टू एंगेज, फिर गुड टू हैव ऑन बोर्ड, फिर कर्टसी टू इन्फॉर्म, कि अगर हम बता दें तो हमारी मेहरबानी। ये कौन से स्टेक होल्डर हैं आउटसाइड, कि इनको अगर हम कुछ बता दें तो हमारी मेहरबानी, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं, इनके आने से हमारे डिसीजन मेकिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, इनका आना जरूरी नहीं है, इनका डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। याद रखें, जो फिर बता रहा हूं, जो पावर इंटरेस्ट थ्योरी है ना, वो है कि कौन से लोग करंटली पावर रखते हैं, और ये कौन सी थ्योरी है, किन को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। वो क्या, कौन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, ये क्या, किन को इन्वॉल्व होना चाहिए। गुड, तो सबसे ज्यादा जो अहम होते हैं स्टेक होल्डर, वो कौन है? वाइटल टू एंगेज, जिनको डिसीजन मेकिंग में लाजमी इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, जिनके इन्वॉल्व होने से हमारे बिजनेस को बेनिफिट होगा। ये क्या है? नेसेसरी टू एंगेज, के ये तो क्रिटिकल था ना बिजनेस सक्सेस के लिए, इसके बगैर तो शायद बिजनेस चल ही ना सके इन लोगों को एंगेज किए बगैर। नेसेसरी टू एंगेज कौन से हैं? जो जरूरी हैं, क्रिटिकल नहीं है लेकिन जरूरी है। और फिर ये क्या है? गुड टू हैव ऑन बोर्ड, हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो मसला भी कोई नहीं। और कर्टिसी टू इन्फॉर्म क्या है? भैया डिसीजन मेकिंग में इनकी जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ बता दें तो काफी है। स्टेक होल्डर क्लासिफिकेशन, ये भी चार है वो भी चार है, लेकिन वो दो क्राइटेरिया पे बेस कर रही थी क्लासिफिकेशन, पावर और इंटरेस्ट। ये सिर्फ एक क्राइटेरिया, क्या इस स्टेक होल्डर का हमारे बिजनेस डिसीजन में एंगेज होना जरूरी है या नहीं। ठीक है, और है तो कितना जरूरी है। इस स्टेक होल्डर का हमारे बिजनेस डिसीजन में एंगेज होना कितना जरूरी है। मीडिया आपके ख्याल में क्या उसका बिजनेस में एंगेज होना जरूरी है? नहीं है। रेगुलेटर क्या उसका बिजनेस में एंगेज होना जरूरी है? रेगुलेटर जिसने लीगल रिक्वायरमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं, सेटिस्फाई नहीं, वो आप कर रहे हैं। अब पावर इंटरेस्ट को साइड में कर दें। अब देखें जरूरी किस स्टेक, मैं अगर आपके सामने 4 स्टेक होल्डर रखूं और आपसे पूछूं बताइए क्लासिफाई करें कौन से स्टेक होल्डर को हमने अपने बिजनेस डिसीजन में इन्वॉल्व करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो क्या आप इस बेस के ऊपर, नेसेसिटी की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? कर सकते। ठीक है, इसकी केस स्टडी की प्रैक्टिस हम करेंगे कल। अभी फिलहाल कंसेप्ट को बिल्ड करें। इन दोनों थ्योरीज की केस स्टडी की प्रैक्टिस हमने करनी है। हाँ जी, कल यहां पे वो हमें ये क्लासिफिकेशन पता। ये जो क्लासिफिकेशन कह रहा है, दिस मॉडल आइडेंटिफाइज हु मस्ट बी एंगेज्ड, इन्फॉर्म्ड और कंसल्टेड, ठीक है, इन सस्टेनेबिलिटी चेन। इट डिवाइड्स स्टेक होल्डर इनटू 4 रोल्स। अच्छा, ये रोल हैं, ये क्लासिफिकेशन है। कस्टमर से मुराद सिर्फ कस्टमर नहीं है, कस्टमर से मुराद वो लोग हैं, मतलब बेसिक कैटेगरी यही होगी, लेकिन असल में कस्टमर से मुराद लफ्ज कस्टमर नहीं है, इसका लिटरल मीनिंग नहीं है। ये कस्टमर से मुराद वो लोग हैं जिनको हम अपने गुड या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वो लोग, फॉर एग्जांपल अगर एनजीओ है, वो हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फर्ज करें एनजीओ है, वो मुफ्त में किसी को चीजें सप्लाई कर रही है, तो टेक्निकली स्पीकिंग वो कस्टमर ने, वो पैसे नहीं दे रहा हमें, लेकिन हम उसको सर्व कर रहे हैं। तो कस्टमर से मुराद कौन लोग हैं? जिनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्व कर रही है। डेफिनेटली सबसे बड़ी एग्जांपल कस्टमर ही है, लेकिन मैं भी किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, वो हमारे कस्टमर टिपिकल कस्टमर ना हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हो सकता है हम उनसे फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो किसी वजह से। सप्लायर से मुराद कौन है? सप्लायर से मुराद सिर्फ सप्लायर नहीं है, ये कंसेप्ट है, ये कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर नहीं है।
सप्लायर से मुराद कौन होगा? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ चीजें सप्लाई कर रहे हैं ताकि हम आगे अपना काम चलाएं। जैसे सप्लायर तो सप्लायर कैटेगरी में आ गया, एम्प्लॉइज क्या वो इस कैटेगरी में आएंगे? हमें कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं सर, बिल्कुल, वो भी सप्लायर, एम्प्लॉइज भी सप्लायर की कैटेगरी, ये कैटेगरीज हैं, कंसेप्ट समझे? हाँ साहब कर रहे हैं। हमने किसी लॉयर को, टैक्स एडवाइजर को कंसल्ट किया किसी मसले के हल के लिए, बताइए वो किस कैटेगरी में आएगा? सप्लायर ही, हालांकि सप्लायर है नहीं, लेकिन यहां पे सप्लायर लफ्ज उसके काउंटिंग मीनिंग के कंटेक्स्ट में यूज नहीं हो रहा। हाँ जी, ये ब्रॉड टर्म के तौर पे, ग्रुप के तौर पे यूज हो रहा है सर। और फिर इन्फ्लुएंसर्स कौन है? जो के जनरल पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं। यूट्यूबर्स हैं, टीवी प्रोग्राम वगैरह, ये इन्फ्लुएंसर्स। और गवर्नेंस में कौन से लोग आते हैं? जो बड़े डिसीजन मेकर्स हैं, बड़े डिसीजन मेकर्स, जैसे रेगुलेटर, जैसे गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनका भी क्या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना जरूरी है? बिल्कुल है। ये कैसे इन्वॉल्व होंगे? जैसे ICAP के डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। हाँ जी, बोर्ड, वो चाहे कौंसल में पार्टिसिपेट करें या ना करें, उनकी मर्जी है, लेकिन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव होता है, ताकि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। जो हमारे बायलॉज वगैरह होते हैं, वो अल्टीमेट अप्रूवल किसकी तरफ से होती है? गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट को साथ इंगेज करके चलना चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ ICAP की एग्जांपल नहीं है, और भी बॉडीज हैं। हाँ जी, बिल्कुल, जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, इसीलिए उनको एंगेज किया जाता है साथ। वैसे तो बाय लॉ भी रिक्वायर्ड है एंगेज करना, लेकिन इससे क्या है कि हाँ जी, ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन भी आ जाती है, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाती है साथ। तो ये 4 हमारे स्टेक होल्डर रेडार्स हैं। अच्छा, इसमें तरतीब थोड़ी सी चेंज कर दें। आपको पता है ना, तरतीब में भी कंसेप्ट होता है। सबसे पहले लिख लीजिए गवर्नेंस, इसके नंबरिंग काट के लिख लीजिए, इसके साथ लिख ले 1, गवर्नेंस पहले नंबर पे, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे सप्लायर, तीसरे नंबर पे कस्टमर, और चौथे नंबर पे इन्फ्लुएंसर्स। अगर मैं आपसे अब ये कहूं, असल में तरतीब मैंने क्या लगवाई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सबसे पावरफुल नहीं, क्योंकि पावर तो वो पावर इंटरेस्ट थ्योरी की तरफ बात चल जाती है, इनमें से किसका इंगेज होना हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा? गवर्नेंस से मुराद सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नेंस से मुराद रेगुलेटर्स भी है, गवर्नेंस से मुराद वो लोग भी हैं जो कि हमारी कंपनी को मॉनिटर कर रहे होंगे, जैसे डायरेक्टर्स, क्योंकि आपको पता है ये कैटेगरी को इंडिकेट कर रहा है जी। तो बताइए, सबसे अहम आपके ख्याल में किस ग्रुप को इंगेज करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंपनी के लिए? गवर्नेंस। और किसको इंगेज करना सबसे कम? इन्फ्लुएंसर। सप्लायर और कस्टमर में थोड़ा सा शायद आप आर्गू कर सकते हैं कि किसके ख्याल में सप्लायर को ज्यादा जरूरी है अपने साथ इंगेज करना, या कि कस्टमर को ज्यादा जरूरी है? कितनों के ख्याल में सप्लायर को ज्यादा जरूरी है? कितनों के ख्याल में कस्टमर को ज्यादा जरूरी है? सप्लायर को क्यों? तकरीबन 50-50 है सब। सप्लायर से ही चीज ना आई तो आगे कस्टमर को कैसे बेचेंगे? और कस्टमर वाले ये कहेंगे अगर कस्टमर ही नहीं खरीदेगा तो सप्लायर की चीजों का क्या करें? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। इसका जवाब आपकी उस लाइन में है। कौन सी लाइन में? ये एंड पे मैंने पढ़ानी है, ठीक है। ऑफिशियली जो तरतीब है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। ऑफिशियली तरतीब यही जो मैंने आपको लिखवाई है, गवर्नेंस सबसे जरूरी है, इसको एंगेज करना, अपने साथ मिलाना, सप्लायर दूसरे नंबर पे, कस्टमर तीसरे नंबर पे, इन्फ्लुएंसर चौथे नंबर पे। सबसे अहम चीज बार बार कह रहा हूं जो इसमें आपने जहन में रखनी है, यहां पे इनका मतलब वो लिटरल मीनिंग नहीं है जो इन अल्फाज से आपको पता चल रहा है कि कस्टमर से मुराद सिर्फ कस्टमर नहीं, सप्लायर से मुराद सिर्फ सप्लायर नहीं।
हर वो पर्सन जो आपको कोई ना कोई चीज सप्लाई कर रहा है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, चाहे मटेरियल सप्लाई कर रहा हो, चाहे लेबर सप्लाई कर रहा हो या कोई और, वो आपका सप्लायर है। किसी ने आपको टेक्निकल फार्मूला दे दिया प्रोडक्शन प्रोसेस का, वो भी हमारा सप्लायर में है। अच्छा, अब यहां अब देखें, क्या पहला सवाल, क्या हमने स्टेक होल्डर की टाइप्स पढ़ ली? दूसरा सवाल, क्या हमने इनकी क्लासिफिकेशन कर ली कि कौन से वाला हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ये वाले ज्यादा जरूरी है, और कौन से वाले हमारे लिए कम जरूरी है, ये वाले कम जरूरी है? क्लासिफिकेशन भी कर ली। आइए अब जरा इस क्लासिफिकेशन का जो समझ लीजिए कि इसका स्ट्रेटजी है उसको पढ़ते हैं। जो हमारा ऐसे स्टेक होल्डर जो हमारे गवर्नेंस की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें हम कहते हैं वाइटल टू इंगेज। पहले नंबर पे ऐसे स्टेक होल्डर जो सप्लायर की कैटेगरी में आते हैं, नेसेसरी टू इंगेज। ऐसे स्टेक होल्डर जो कस्टमर की कैटेगरी में आएंगे, गुड टू हैव ऑन बोर्ड। और ऐसे जो कि गवर्नेंस की कैटेगरी में आएंगे, वो क्या है? कर्टसी टू इन्फॉर्म। शायद सप्लायर को प्रायोरिटी पे रखने की एक वजह यह भी हो सकती है कि अमूमी तौर पे हमारे सप्लायर्स की तादाद कम होती है, वो होगी 2, 4, 8, 6, 8, 10, और कस्टमर की तादाद सैकड़ों भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो सप्लायर है इसके साथ रिलेशनशिप को रखना इंडिविजुअल बेसिस पे हमारा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चंद एक होते हैं। बहरहाल हो सकता है कोई और रीजन हो, लेकिन मुझे जो इसकी समझ आ रही है वही है। नेसेसरी टू एंगेज सप्लायर, कस्टमर क्या है? गुड टू हैव ऑन बोर्ड, और इन्फ्लुएंसर कर्टिस। अब जो वाइटल टू एंगेज है, ये कौन लोग है? ये ऐसे लोग हैं कि हमारी सक्सेस इन पे डिपेंड करती है, इनको अपने डिसीजन मेकिंग में लाजमी इंक्लूड करना है। इनको हमने अपने डिसीजन में लाजमी इंक्लूड करना है। नेसेसरी टू एंगेज, करना चाहिए, करना है, जरूर करना है, इनके बगैर तो फेल हो जाएंगे हम। नेसेसरी टू एंगेज, करना चाहिए, करना चाहिए जरूर। गुड टू हैव ऑन बोर्ड, हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो कोई, हो जाए तो कोई हेल्प भी होगी, नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, और कर्टसी टू इन्फॉर्म, इनको एंगेज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये समझ, लाजमी एंगेज हो, जरूर हो, थोड़ा सा फर्क है इसमें। ठीक है, होना चाहिए, ये हो जाए तो अच्छी बात, ना तो कोई मसला। और इनको एंगेज नहीं करना, हमने सिर्फ इन्फॉर्म करना। ये वही स्टेक होल्डर जो हमने पावर इंटरेस्ट में क्लासिफाई किए हैं, उन्हीं को डिफरेंट एंगल में सोच के आप स्टेक होल्डर रेडार में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। डन जी, ये है जी हमारी थ्योरी। अब वो आई कैप वाली लाइन, तो देखिए जरा सम अप कीजिए। आपने स्टेक होल्डर रेडार में क्या पढ़ा? 3 चीजें। नंबर 1, स्टेक होल्डर पढ़ा कि क्यों इंटरेस्टेड है। दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा? उनकी क्लासिफिकेशन। स्टेक होल्डर रेडार में क्लासिफिकेशन हमने 4 हिस्सों में करनी है। कौन कौन से 4 हिस्से? गवर्नेंस, सप्लायर, कस्टमर, और फिर हर एक के लिए स्ट्रेटजी क्या? गवर्नेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी है? वाइटल टू एंगेज। और सप्लायर के लिए क्या स्ट्रेटजी है? नेसेसरी टू एंगेज। कस्टमर के लिए क्या स्ट्रेटजी है? टू हैव ऑन बोर्ड। और इन्फ्लुएंसर के लिए क्या स्ट्रेटजी है? कर्टसी टू इन्फॉर्म। तो अगर कोई केस स्टडी आपको दे और उसमें आपको कोई सिचुएशन बता दे, कहे इसमें से रेलिवेंट स्टेक होल्डर किस किस का जिक्र हुआ है, वो निकालो, लिस्ट बता देंगे। स्टेप नंबर 1 पार्ट ए। पार्ट बी, ओके, क्लासिफिकेशन करो, क्लासिफिकेशन कर देंगे। पार्ट सी, क्या भला स्ट्रेटजी बता दें, वो भी बता देंगे। जरा मुझे बताइए, 3 पार्ट्स हैं, स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करो, क्लासिफाई करो, स्ट्रेटजी बताओ। अपना पिछला मैनेजमेंट के जितने भी केस स्टडी किया उनका एक्सपीरियंस जरा ज़हन में लेके आए और मुझे बताएं इनमें से कौन सा पार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला है। जिसमें बाज़ औक़ात डिफरेंस आता था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जजमेंटल डिफरेंस आता था। स्ट्रेटजी तो बड़ा आसान है, ये वाला टाइप ऑफ प्रोडक्ट हुआ तो ये करना है, ये वाला टाइप हुआ तो ये करना है। असल फर्क कहाँ पे आता था?
जजमेंटल डिफरेंस हमारा आता था क्लासिफिकेशन में। तो गैस करें यहाँ पे भी जजमेंटल डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या जजमेंटल डिफरेंस आएगा? हाँ, जो आप सोच रहे हैं वो मैं नहीं सोच रहा, जो मैं सोच रहा हूं वो आप नहीं सोच रहे, और जो हम दोनों सोच रहे हैं वो आई क्या वो नहीं सोच रहा। हाँ जी, तो जरा बताइए, क्या सोच के डिफरेंस की वजह से आपका आंसर क्वेश्चन गलत होना चाहिए? वो तो हमारी assumption है, बिल्कुल ठीक है। अब जरा ये एक लाइन आपको पढ़ाऊंगा मैं, आपने मुझे इसका मतलब समझाना है, ठीक है? ये ICAP की बुक है, इसकी केस स्टडी है। केस स्टडी की कल प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको बताया है ना, उस बारे में परेशान नहीं होना आपने। ये आपके सामने ले आते हैं इसको। ये हमारा आ गया मैंडो स्टेक होल्डर मैट्रिक्स, यानी वो पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, ठीक है? पावर और इंटरेस्ट की बेस में उसने क्लासिफिकेशन की है। ये उसने डिस्कशन की, उसके बाद उसने क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल चल रही है, ये केस स्टडी लाजमी करनी है हमने, ठीक है? ये एग्जाम्पल चल रही है, फिर उसके बाद उसने कहा मुझे बताओ कि स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करो, स्ट्रेटजी करो, बताओ। एंड पे ये लाइन, ये क्या लिखी है? द स्टेक होल्डर ग्रुप्स may vary from company to company and time to time, therefore your classification may vary based on valid justification। कहता है अहम चीज ये नहीं है आपने किसी स्टेक होल्डर को कैसे क्लासीफाई किया है, अहम चीज ये है आप उसको जस्टिफाई करते हो कि नहीं करते। यानी मेरी क्लासिफिकेशन कुछ और है, एक स्टेक होल्डर है, ठीक है, मैंने उसे फर्ज कीजिए गवर्नेंस में क्लासिफाई, मैंने उसे कस्टमर में क्लासिफाई किया, ठीक है, आपने उसे फॉर एग्जांपल गवर्नेंस में क्लासिफाई कर दिया, मैंने सप्लायर में किया, आपने कौन ठीक है कौन गलत है, डिपेंड करता है जस्टिफिकेशन पे, ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताइए, ये तो क्वेश्चन है हमारा पावर इंटरेस्ट थ्योरी वाला, ठीक है, स्टेक होल्डर रिडार थ्योरी भी तो है, इसमें भी तो क्लासिफिकेशन है। वैसे तो अगर आप थोड़ा सा मैनेजमेंट को समझ रहे हैं तो आपको पता होगा ये असूल सिर्फ इसका नहीं है, लिखा उसने इस थ्योरी के साथ है, ये हर जगह पे ये असूल होता है। बल्कि मैं आपको खुद कहता रहता हूं कि हमारे 80% के करीब पॉइंट्स मैच होंगे, 20% के करीब पॉइंट्स की क्लासिफिकेशन डिफरेंट। असल चीज क्या है, ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट को डॉग में क्लासीफाई किया है या कि स्टार में किया है, असल चीज क्या है, जस्टिफिकेशन, क्या वो सही दिया कि नहीं। मुंह तौर पे ऐसे होता नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, डॉग की और इसके एग्जांपल दी, अदर थ्योरीज में भी इसी तरह से है, जिसमें क्लासिफिकेशन है उसमें असल चीज क्लासिफिकेशन नहीं है। और पूरा यूनिवर्सल दुनिया का असूल है, केस स्टडी में डिसीजन अहम नहीं है, बेसिस ऑफ डिसीजन अहम है। वही केस होता है, वो एक कोर्ट में बरी हो जाता है, दूसरे कोर्ट में फांसी लग जाती है उसको, वो किस वजह से है, वकील किस तरीके से प्रेजेंट करता है फैक्ट्स को, कन्विंस कैसे करता है दूसरे बंदे को, ठीक है। साइंस तो नहीं है ना, ये वकालत जो है वो साइंस तो नहीं है, एक ही जुर्म में आप देखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। आप लोग असल में काउंटिंग करके ना आदत हुई होती है, भाई ये दो का दो जवाब आएगा तो फिर सही है, ये 2.5 आ गया या 1.5 आ गया ना, जवाब गलत है। मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल में ऐसे नहीं होता, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, स्टेक होल्डर रिडार, बताइए क्या इसमें भी क्लासिफिकेशन होती है, क्या इसमें भी क्लासिफिकेशन डिफरेंसेस आ सकते हैं। जरा देखते हैं इसकी केस स्टडी आई कि आपने कोई दिया कि नहीं हमें एग्जांपल। ओ इसकी भी दी है, शाबाश शाबाश। अच्छा देखिए इसकी क्लासिफिकेशन भी है और लगभग वही फॉर्मेट है, क्लासिफिकेशन कर रहा है, जस्टिफिकेशन दे रहा है क्यों क्लासिफिकेशन की है। जरा देखते हैं इसके एंड में कुछ लिखा है उसने, हाँ इसके एंड में देखिए क्या लिखा है, ये वही लिखा है, पढ़ के देखिए वही है। द स्टेक होल्डर ग्रुप्स में वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड टाइम टू टाइम, देयरफॉर, ये इसको जरूर आप लिख लीजिए, अपने पास लिख लें। ICAP की बुक पढ़ तो नहीं रहोगे आप, ठीक है, वो जाहिर है वो हमारे पास बुक है तो उसी की समरी है, लेकिन उसमें ये लाइन लिख रही है, ये लाइन बड़ी आपको केस स्टडी में हेल्प करेगी, वरना आपने बार बार पूछना है सर ये उधर यही लिखा हुआ है, हमने ये कर लिया है, हम सही नहीं हो रहा, तैयारी सही नहीं हो रही,
लेक्चर भी लिए हैं, असाइनमेंट भी किया, याद भी किया हुआ है, फिर क्लासिफिकेशन, जजमेंटल डिफरेंस की वजह से स्टूडेंट क्या एक फॉल्स फीलिंग आ जाती है, क्या नहीं आ रही नहीं। और खास तौर पे आखिरी महीने में स्टूडेंट जरा सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, परेशान हो जाता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात। लेक्चर लिए हैं, लगभग आधी असाइनमेंट की है, आखिरी महीना अच्छे तरीके से मेहनत करें, टाइम ज़ाया ना करें, बेफिक्र होके जाएं, पेपर पास हो जाएगा। आपको अंदाजा नहीं, आपके सामने सिर्फ आपकी सिचुएशन है, लेकिन उस्ताद जो होते हैं ना उनके सामने सैकड़ों हजारों स्टूडेंट की सिचुएशन होती है। तो जब उस्ताद आराम से आपको ये कह रहा होता है ना पास हो जाएंगे, आप कहते हैं सर को क्या पता मेरे क्या हालात है, मुझे पता है। डॉक्टर को क्या पता मुझे रात को कितनी पेन होती है। डॉक्टर कहता है कोई मसला दवाई लो सही हो जाएगी, और लिफ्ट नहीं कराता, ऐसे होता है ना, उसे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं। पेशेंट कहता है नहीं मेरा मसला बढ़ा, डॉक्टर को चाहिए सारी दुनिया छोड़ के ठीक कर, तो प्रॉब्लम नहीं होती कोई ऐसे। ये एंड में जरा आप सेंसिटिव हो जाते हैं। देखिए एक असूल, सिर्फ एक असूल, सिलेक्टिव स्टडी ना करें पूरे सीए में, मेरी एक ही एडवाइस है। आई कैप मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस से, सिलेक्टिव स्टडी। हाँ, हर टॉपिक को हल्की आंच पे तैयार कर लें, ये अच्छा है, बजाय ये कि ज्यादातर टॉपिक तेज आंच पे रखें और कुछ टॉपिक को छोड़ दें। आई कैप ने पहले रिस्क असेसमेंट की होती है, बच्चे कौन कौन से टॉपिक छोड़े वो उधर टेस्ट करता है। हर टॉपिक को आधा आधा कर लें, ये ज्यादा बेहतर है आधा सिलेबस करने की निस्बत से। बहरहाल चले, तो ये समझ आ गया अब आपको। अब ये जब हम केस स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन हमारी आगे पीछे होगी, हो सकता है आई कैप की क्लासिफिकेशन से मैच ना करे, तो आपने परेशान तो नहीं होना। हमने कंसेप्ट ज़हन में रखना है, कंसेप्ट क्या है, बस डन जी। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अब ये चूंकि नेक्स्ट है लेकिन वो कंसेप्ट ज्यादा है, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कल के बारे में मुझे एग्री कर लें, कल फिर 10 बजे क्लास का टाइम रख लें, ठीक है। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट, 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, तकरीबन 3 घंटे की क्लास होगी जिसमें आधे घंटे की ब्रेक होगी, इफेक्टिवली 2.5 घंटे की क्लास होगी। इसमें तकरीबन 45 मिनट में हम केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, और जो 45 मिनट के 2 सेशन होंगे उसमें हम, या 1 घंटे के जो 2 सेशन होंगे लगभग, उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। डन जी, ताकि मंडे से जो हमारे छोटे छोटे पेंडिंग टॉपिक्स हैं ना उनको कंप्लीट करें। मेरा ख्याल है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 क्लासेस होंगी, हमारे पेंडिंग टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि वो छोटे छोटे ही हैं। क्लियर जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, फ्रैंकली बताना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे पूछ रहा हूँ, अगर किसी टॉपिक की, अब बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक रह गए इनमें प्रीवियस सेशन की कोई रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दी जाए, और कुछ टॉपिक्स के जो है वो जो न्यूली ऐड हुए हैं वो क्लास में करवा दिए जाए, चलेगा कि सबकी फ्रेश? बताइए कितने स्टूडेंट का ख्याल है नहीं सारे टॉपिक फ्रेश ही होने चाहिए? कितना ख्याल है नहीं अगर पिछला कोई अगर रेलिवेंट है और चलता है तो छोटे मोटे टॉपिक ही रह गया है तो वो चला, चले ठीक है, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ इसके बारे में। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।